ज़रा सोचिए, इस्तांबुल की ठंडी सड़कों पर एक छोटा सा लड़का, हाथ में रोटी का थैला और आंखों में ऐसे सपने जो उस वक्त नामुमकिन लगते थे। लोग उसे सिर्फ एक स्ट्रीट सेलर समझते थे। किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि यही लड़का एक दिन पूरी तुर्की की किस्मत लिखेगा। वक्त बदला, सड़क से जेल तक का सफ़र आया। लोगों ने सोचा कि यही कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन यहीं से कहानी शुरू हुई। आज जब वो बोलता है तो सिर्फ एक आदमी नहीं बोलता, पूरी कौम की आवाज़ बोलती है। ये कहानी है तैयब एर्दोगान की। सड़कों से प्रेसिडेंसी का सफ़र कैसे तय हुआ, चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, ऐसे लोगों की कहानियां जिन्होंने गुर्बत में आंख खोली लेकिन गुर्बत को अपनी कमजोरी नहीं बनाया। ये मेरी आज के बच्चों के लिए कहानियां होती हैं, उन वालिदैन के लिए होती हैं जिनके बच्चे उनके सामने ये बात करते हैं कि मेरे पास तो वसाइल मौजूद नहीं थे, जो हमेशा से ये समझते हैं कि काश मेरे पास इतने वसाइल होते तो मैं ये कर लेता। भैया, गुर्बत कभी भी आपके गोल्स के सामने रुकावट नहीं बनती। दर हकीकत अगर आपका विजन हो, आपके अंदर जोश और जज्बा हो, तो आप अपने गोल्स हासिल कर लेते हैं। इस्लामी दुनिया का एक नडर लीडर के तौर पे जो सामने देखा जाता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसको समझते हैं कि वो हमारे लिए एक रोल मॉडल है। तो जी हाँ, ऐसे बच्चे जो गरीब घरानों से हैं, वो उनके लिए एक रोल मॉडल है। कैसे 1954 में पैदा होने वाला, एक गरीब घर में पैदा होने वाला बच्चा जो इस्तांबुल के एक नवाही गांव में पैदा हुआ, पैदा होते ही जिस तरह के उसके घर के हालात थे, जिस तरह की गुर्बत थी, अफलास थी, कि एक बच्चा होता है वो स्कूल जाने से पहले, अभी उसकी स्कूल जाने की उम्र नहीं हुई, वो जाके पापड़ बेचता है, वो जाके शिकंजीबीन, जो लीमू पानी जिसको बोलते हैं, वो लीमू पानी का ठेला लगाता है और इस तरह छोटी छोटी रोड्स के ऊपर जाके खड़ा हो जाता है और चीज़ें बेचता है। जिस तरह आपको हमारे इस इलाके में नज़र आते होंगे गरम आंडे वाले और इस तरह के बच्चे, जिनको हम समझते हैं कि ये कभी किसी ने सोचा था कि यही बच्चा जो आज पापड़ बेच रहा है, शिकंजीबीन बेच रहा है, लीमू पानी गिलासों में भर भर के दे रहा है हमें, क्या कभी किसी ने सोचा था कि वो तुर्की का सदर बन जाएगा? तो ये सक्सेस स्टोरी सुनाने का मकसद ये होता है कि आप अपने बच्चों को ये स्टोरी सुनाएं और उनको कहें कि बेटा ये देखें, अगर आप गुर्बत का बहाना बना के अपनी नाकामी को छुपा लेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमने देखा है कि एक लीमू पानी बेचने वाला, एक अंडे बेचने वाला बच्चा जो है वो इस वक्त तुर्की का सदर है। मैंने आपको लास्ट ब्राज़ील के सदर में के बारे में भी बताया था। तो इस तरह की स्टोरीज़, इस तरह की जिस तरह इब्राहिम ट्रावरे की स्टोरीज़ मैं आपको सुनाता हूँ कि आपके बच्चों के अंदर जोश और जज्बा है और वो भी उसको फॉलो करें। तो तैयब एर्दोगान की तो जो कहानी है वो कोई आम कहानी नहीं, वो बड़ी गुर्बत और तकलीफ दे कहानी है। बड़ा मुश्किलात से आज वो सदर के तख्त तक पहुँचा है और एक ऐसे इलाके में पैदा होकर जहाँ पे ज़िंदगी आसान नहीं होती। वो ठेले लगाता रहा, सड़कों के ऊपर चीज़ें बेचता रहा। तो आज भी अगर देखा जाए तो तुर्की में ये कहा जाता है कि एर्दोगान किसी महल से नहीं आया बल्कि वो सड़कों से आया है। तो यही इसी वजह से उसकी अवाम में मकबूलियत भी इसी वजह से है उनकी कि वो अवामी लीडर है, वो अवाम के दुख दर्द को समझते हैं। तो उन्होंने जो तालीम है, उन्होंने जो एजुकेशन वो मदरसे से एक शुरू की। मतलब मदरसे का बच्चा, ये एक दूसरी एग्जांपल है कि जिन लोगों के बारे में इससे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे वो उन्होंने भी इसके ऊपर स्पीच की थी। हाँ, वो आज खुद जेल में है, लेकिन उसमें उन्होंने जो बात की थी वो यही कहा था कि हमारे बहुत सारे अच्छे स्कूल्स हैं, वहाँ से निकल के तो लोग निकल के प्राइम मिनिस्टर भी बन जाते हैं और मिनिस्टर्स भी बन जाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मदरसों के लोग, तो हमारे पास ये भी मिसाल मौजूद है। वो मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा जो पार्ट टाइम जो चीज़ें बेचता था, फिर उसके बाद आप एक फुटबॉलर बने जो कि सेमी प्रोफेशनल फुटबॉलर थे। आपने वहाँ पे जो थोड़ा पब्लिक इंटरेक्शन आपके साथ हुआ। इससे पहले तो आप सिर्फ एक मतलब के रेडी बहान थे, आप सिर्फ रेडी लगाते थे और अब काम करते थे, मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे, अपना घर चलाते थे। तो इस तरह के मुश्किलात से निकल के जब कोई प्रेसिडेंट्स हाउस तक पहुँचता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। उसकी लाइफ हिस्ट्री को देखना चाहिए
کہ کس طرح مشکلات سے گزر کے مدرسے میں پڑھ کے اور اپنی روٹی بھی ساتھ کما کے ایک بندہ پریزیڈنٹ بنتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے عوام کے درد کو. اور یہ طیب اردوان نے آپ کے سامنے ہمسایہ ملک ہے، انہوں نے یہ ثابت کیا کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے. حالانکہ 1970s میں انہوں نے سیاست کو جوائن کیا، وہ بھی اسلامک پولیٹیکل موومنٹس کے پلیٹ فارم سے. تو وہ مدرسے سے ہی جس طرح سے وہ ان کا لگاؤ تھا دین کے ساتھ، اسلامک جو پولیٹیکل موومنٹس تھی اسی کے پلیٹ فارم سے آپ سیاست میں آئے اور ان کی بات چیت میں غیرت، اخلاق اور جرأت ہوتی تھی ہمیشہ. تو اس وجہ سے ان کو کافی پذیرائی ملی. لیکن ایک بندہ جو ریڈی چلاتا ہے وہ آ کے کتنا بھی بڑا مطلب کہ بن سکتا ہے سیاستدان، یا کتنا بھی بڑا وہ کر سکتا ہے، اس کی کتنی محنت ہوگی. 1974 کی میں بات کر رہا ہوں. اس کا رائز ایک دم سے نہیں تھا کہ ایک دم سے وہ صدر بن گیا. اس کا رائز تیز نہیں تھا لیکن کنسسٹنٹ تھا. وہ کام کرتا رہا، وہ کوشش کرتا رہا، وہ ہاتھ پاؤں چلاتا رہا. 1994 کہاں پہ 1970 اور کہاں پہ 1994 میں وہ استنبول کا میئر بن گیا. یہ ہوتی ہے مطلب کہ آپ کام کرتے رہیں، آپ کوشش کرتے رہیں. تو 24 سال بعد وہ ان کی سنی گئی اور وہ استنبول کے میئر بن گئے. اب استنبول کے جب میئر بنے تو یہ ان کی اچیومنٹ کا جو گول کا یہ پہلا ایک نیا موڑ تھا جو ان کو ریناؤنڈ مطلب پوری دنیا کے اوپر. آج وہ اگر بندہ وہ ٹھیلا بیچنے والا ہے، ٹھیلا لگانے والا ہے، تو یہ اس کا موڑ تھا 1994. تو اس کے بعد اس وقت استنبول میں بہت زیادہ پرابلمس تھیں، جس میں پانی کی کمی تھی، گندگی کے ڈھیر تھے، اور استنبول کو بہت گندا تب شہر کہا جاتا تھا. پولوشن تھی، کرپشن تھی. لیکن طیب اردوان نے تب آ کے ان سب پہ اوپر قابو پایا، ان سب کے اوپر کام کیا. اردوغان نے باتوں سے زیادہ کام پر توجہ دی، پانی کے پروجیکٹس لگائے، بہتر ٹرانسپورٹ کی، صفائی کا نظام بہتر کیا، اور عوام میں جو مایوسی تھی وہ دور ہوئی. اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک عوامی لیڈر ہے جو بندہ ان کے سامنے، وہ بچہ جو پاپڑ بیچتا تھا، جو شکنجوین بیچتا تھا، وہ اب ان کا میئر تھا اور وہ چیزوں کو سمجھتا تھا اور کر رہا تھا ان کے شہر کے لیے. تو لوگوں نے اس کو یہاں سے ان کو بہت پذیرائی ملی. عوام کو اگر کوئی اس طرح کا کام کرنے والا اور وہ بھی اپنی کلاس سے نظر آتا ہے تو وہ اس کو بہت زیادہ وہ پذیرائی دیتے ہیں اور اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ بندہ کام کرتا ہے. اب اس سے بعد صرف یہی نہیں کہ ہر لیڈر کے لیے جو اصل ہوتی ہے چیز وہ ہوتی ہے جیل میں جانا. اس کے بعد انہوں نے ایک نظم لکھی جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے اور تب کے لوگوں کے خلاف تھی. انہوں نے جناب ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. اب جیل میں جب ڈالا تو کہا یہ جا رہا تھا کہ اب طیب اردوان ختم، اب تو گئے، اب کہانی یہاں پہ ختم ہو گئی. لیکن اصل کہانی وہیں سے شروع ہوئی. 4 ماہ کے بعد وہ جیل سے باہر نکلے تو وہ ایک نئی چیز بن کے ابھرے. اور لوگوں نے کہا کہ ایک بندہ جس نے صرف ایک نظم کی بنیاد پہ اس کو جیل کاٹنی پڑی ہے لیکن وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹا، اس نے اس نظم کے اوپر معذرت نہیں کی، تو اس وجہ سے اس نے قید تو کاٹ لی ہے، یہ بندہ ریزسٹ کرے گا. لوگوں نے کہا کہ ہمیں ایک ایسے ہی لیڈر کی ضرورت ہے. اس کے بعد 2001 میں طیب اردوغان نے ایک پارٹی بنائی. 2003 میں اسی پارٹی نے الیکشن لڑا اور بھازری اکثریت کے ساتھ وہ کامیاب ہو گئی اور طیب اردوغان جو ہے وہ پرائم منسٹر بن گئے. وہ دور سنہری دور گنا جاتا ہے. اس میں معیشت مضبوط ہوئی، روڈز بنے، برجز بنے، اور استنبول اور ترکی کو ایک نیا ترکی بنا دیا انہوں نے. ترکی کا انٹرنیشنل رول بڑھا جس کی وجہ سے اور جو طیب اردوغان کو لیڈر مانتے تھے وہ ان کا اور یقین جو ہے وہ پختہ ہو گیا اور لوگوں نے کہا کہ یہ بندہ کام کر سکتا ہے. اس کے بعد 2014 میں جو پہلا پریزیڈینشل الیکشن ہوا اس میں بھی طیب اردوغان کامیاب ہو گئے. 2018 میں دوبارہ جو ہے وہ پریزیڈینشل سسٹم آ گیا اور پریزیڈینشل سسٹم میں دوبارہ سے وہ 2018 میں پریزیڈنٹ سب سے پاورفل لیڈر بن کے وہ سامنے آئے. اور اس کہانی کا جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ
सबसे पावरफुल लीडर बन के सामने आए, सबसे पावरफुल जो प्रेसिडेंट बन के सामने आए। और इस वक्त भी अगर देखा जाए तो दुनिया के पावरफुल इस्लामिक लीडर के तौर पे सामने आए, जिसमें अभी अब अगर आप तुर्की की सकाफत देख लें, तुर्की का जो देख लें, अगर कि वो इस्लाम के बारे में बात करते हैं, उनकी ड्रामा इंडस्ट्री देख लें, फिल्म इंडस्ट्री देख लें, तो वहाँ पे भी वो तुर्की के हवाले से बहुत सारी, आपको वो अर्तुगरुल देखा था आपने सल्तनत उस्मानिया के बारे में, तो वो सारी चीज़ें जो तैयब उर्दवान के दौर में ही वो दोबारा से सामने आई। और दुनिया इस वक्त देख रही है तैयब उर्दवान को एक मजबूत इस्लामी हीरो के हवाले से, मजबूत इस्लामी सदर के हवाले से। तो इनकी कहानी जो है वो दिल को इस वजह से लगती है कि एक बंदा जो गुर्बत से उठा, जो रोड्स के ऊपर शिकंजवीन बेचता था, जो रोड्स के ऊपर पापड़ बेचता था, वो बंदा इस वक्त सदारती महल में मौजूद है। और आवाम तुर्की की जो है वो ये समझती है कि एक बंदा हमारे दर्द को समझता है, वो गुर्बत से निकला हुआ है, वो गुर्बत को उसने सहा हुआ है, कि वो कहीं किसी पार्टी के सरबराह का बेटा नहीं है, वो किसी सदर का बेटा नहीं है, वो किसी बड़ी फैमिली से नहीं है, ना वो भुट्टो है, ना वो जरदारी है, ना वो शरीफ है, ना वो नियाजी है। वो एक ठेला बेचने वाला, वो एक शिकंजवीन बेचने वाला, वो गरीब घराने का बच्चा किस तरह सदारती महल तक पहुंचा और आज वो दुनिया का पावरफुल इस्लामी सदर बना हुआ है। तो ये बच्चों के लिए मोटिवेशन है, ये हमारे नौजवानों के लिए मोटिवेशन है कि अगर आप हिम्मत नहीं हारते, मुसलसल काम करते रहते हैं, तो एक दिन अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करते हैं। तो ये इस तरह की जो स्टोरीज़ हैं वो आपको सुनाने का मकसद ये होता है कि आप अपने बच्चों को बताएं, आप अपने बच्चों को सुनाएं कि किस तरह से हम रोल मॉडल बनाते हैं इन फिल्मी एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को, लेकिन हमें रोल मॉडल बनाना चाहिए उन लोगों को जो गुर्बत से उठे और सदारती महल तक पहुंच गए। तो आपका बच्चा भी बन सकता है, लेकिन आपको उसको डायरेक्शन देनी होगी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस तरह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।